एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज हम अपने संविधान एक जीवंत दस्तावेज चैप्टर के एकदम अंतिम चरण में है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और इसमें हम संविधान एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं इसे, वही आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये लिविंग डॉक्यूमेंट है कैसे। आखिर एक पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हाउ इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, हाउ इट कैन बी कंसिडर्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, आज हम ये चर्चा करने वाले हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग एज अ लिविंग पर्सन, ठीक है ना, और हम इंसान अपनी गलतियों से, एक्सपीरियंस से, अनुभव से सीखते हैं। एट द सेम टाइम सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, वो अनुभव से, कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो रेस्पॉन्ड टू द एक्सपीरियंसेस, वो भी अनुभव से सीखता है, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार काम करता है। अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वक्त के साथ अपने आप को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप वक्त के हिसाब से बदल सकते हो, उसमें चेंजेस ला सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। Constitution keep responding to the situations and the circumstances arising from the time to time। मतलब अपना जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेस्पॉन्ड करता है, मतलब उसका जवाब देता है किससे, परिस्थितियों के हिसाब से। अगर परिस्थितियां बदलती है तो उसके हिसाब से अपने आप को बदल सकता है, और सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं तो टाइम टू टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से। तो ये तो हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्यों बोलते हैं जीवंत दस्तावेज, क्योंकि जैसे इंसान वक्त के हिसाब से, सिचुएशन, आज परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से बदल जाता है, 5 साल बाद कुछ और परिस्थितियां होती है उसको बदल देता है। सिमिलरली आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स, जिन्होंने इसको बनाया, तब परिस्थितियां अलग थी 1950 के अंदर, ठीक है ना, और आज 2020 की परिस्थितियां अलग है। तो इस वजह से हम, देयर आर द प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच बाय विच यूजिंग बाय विच वी कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, उसमें बदलाव ला सकते हैं। और उसी को हम देख रहे हैं किस तरह से बदलाव लाए हैं, 1-2 एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे, आप भी समझ जाएंगे। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलापन के कारण प्रभावशाली है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, समाज में इतने सारे परिवर्तन हो गए, बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलेवेंट है आज भी। रिलेवेंट मतलब इसका इतना ही इंपॉर्टेंस है, क्यों है, बिकॉज ऑफ इसका एक्टिवनेस, गतिशीलता और खुलापन और प्रभावशीलता इसकी बढ़ी है। Even after so many changes, the society, the constitution continue to work effectively। चेंजेस आए सोसाइटी में, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू काम कर रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ डायनेमिक। ये डायनेमिक है, गतिशील है, बदलता है परिस्थितियों के हिसाब से, हवा के साथ ये भी अपना रुख बदलता है। टू बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, ये व्याख्याओं इसमें की जा सकती है वक्त के हिसाब से। इसकी मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज को हम 2 अर्थों में समझ सकते हैं, वक्त के हिसाब से उसके 2 मीनिंग निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। और एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, ये सिचुएशन के, समाज के डिमांड के हिसाब से, अपने डिमांड के हिसाब से रेस्पॉन्ड करता है। कोई भी संविधान प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी के अंदर तभी समर्थ रहता है बिकॉज ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, उसके रास्ते खुल जाते हैं, वो टिकाऊ बन जाता है और उसका सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है। तो प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज कीप इवॉल्विंग ओवर द टाइम इन द सोसाइटी, कि हम समय के हिसाब से प्रैक्टिसेस और आइडिया, नए नए विचार इवॉल्व होते रहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसके हिसाब से चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। 2 एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझोगे।
न्यायपालिका का योगदान देखते हैं, कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बचा के रखा बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से। कुछ पीरियड हमने बात की थी कि ये 1967 से 73 का बात कर लीजिए, 73 क्यों 75 तक की बात कर सकते हो। ये ऐसा पीरियड रहा है कि राजनीतिकता दिखाई है। इस पीरियड में राजनीतिज्ञों ने अपनी परिपक्वता दिखाई है और इससे अब हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका के योगदान के बारे में बात कर लेते हैं। न्यायपालिका का क्या योगदान रहा इस संविधान को रिलीवेंट बनाने में, कि इसके मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी या सरकार इसको अपने, देखो किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, राजनीतिज्ञ दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, किसी भी देश के वो प्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुनाव करके भेजा है जनता के हक के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ये उनको अधिकार देता है कि संविधान में अगर जनता के हक के लिए कुछ चेंजेस करके लाने की आवश्यकता है तो वो कर सकते हैं। कौन? सरकार, देश की सरकार, वो राजनीतिक दल जो सरकार में है, वक्त के हिसाब से लोगों के बेनिफिट के लिए, जो शोषित गरीब पीड़ित लोग हैं उनके लिए, उनके अधिकारों को बचाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, देश के विकास के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते हैं संसद के अंदर देश की सरकार। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन आप ये देखिए केशवानंद भारती के केस में जो डिसीजन आया उसको भी हमको देख लेना चाहिए। देखो अभी आपको थोड़ा सा आपको कोर्ट की भाषा, लैंग्वेज, शब्दों का इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन दोगे तो समझ में आएगा। केशवानंद कौन है? केशवानंद एक इंसान ही है। केरल में एक आप समझ लीजिए एक मठ के शंकराचार्य हैं और उनके पास बहुत सारी जमीन थी, तो इसके ऊपर एक फैसला आया था कोर्ट का। देखो कोर्ट हमेशा बोलता, मैं पहले भी बात कर रहा हूं, आपकी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट हमेशा क्या करते हैं, दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपके जो मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा के लिए बने हैं, वो सुरक्षा करेंगे। और संपत्ति का अधिकार आपको फंडामेंटल राइट्स है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 31 में मिला है ये आपको। संपत्ति का अधिकार है हर इंसान को, जो अपनी संपत्ति है उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल करने की या उसको अपने ओनरशिप को रखने के अधिकार है। यह आर्टिकल 31 कहता है फंडामेंटल राइट्स। अब ये केशवानंद श्रीमान जी हैं शंकराचार्य, इनके पास बहुत सारी जमीन थी मठ के अंदर, और ये मठ की जो जमीन है केरल की सरकार लेना चाहती थी वहां पे विकास के लिए। केरल के अंदर रोड डेवलपमेंट होना है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्होंने देने के लिए मना कर दिया। बोले ना दो भाई। क्यों नहीं देगा? इन्होंने कहा कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं दूं या ना दूं मेरी मर्जी। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गए केरल, और ये केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में आ गए, ठीक है ना। केरल की सरकार, राज्य सरकार, और केशवानंद भारती का सुप्रीम कोर्ट में केस आया। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वही जो गोलकनाथ वाले केस में, मैं यहां पर नहीं बता पा रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। गोलकनाथ वाले केस को पार्शियली जो सुप्रीम कोर्ट ने उसी को ही, ये गोलकनाथ वाला केस कहां का है? पंजाब का है। पंजाब वाला केस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 के अंदर, आर्टिकल 368 ये संसद को अधिकार देता है, अनुच्छेद 368 ये अधिकार देता है कि आप, केशवानंद भारती के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार के निर्णय के बाद में, पुनर्विचार के प्रयास किए गए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब सारे प्रयास विफल होने के बाद में तब जाके आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 42वां संशोधन आ गया, ठीक है ना। और ये BSD, अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, अगर आपके हंसराज खन्ना जो उस टाइम के न्यायाधीश थे, ये अगर ये थ्योरी नहीं लेके आते तो आपके देश के अंदर जो 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, आपातकालीन स्टेट इमरजेंसी जो मैडम इंदिरा गांधी ने लगाई थी तत्कालीन उस टाइम समय की प्रधानमंत्री ने, उसको हटाने का कोई अधिकार नहीं था। और उन्होंने इमरजेंसी तो लगाई दी थी, साथ में
आर्टिकल 39 के अंदर अमेंडमेंट करके उन्होंने ये भी कर दिया, 39वां जो संवैधानिक संशोधन लेकर आई, क्योंकि संविधान में संशोधन करना उनके पास में एक अधिकार है, संसद का अधिकार है, तो उन्होंने उसका अधिकार का प्रयोग करके प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष को जुडिशरी की पावर से, जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखा कि ये जो निर्णय लेंगे इसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है वो उसको हटा ही नहीं सकते। फिर बाद में न्यायालय बीच में आ गए, उन्होंने इसको आर्टिकल 39 को जो ये आपका 39वां जो संवैधानिक संशोधन है इसको ही अवैधानिक घोषित कर दिया, भाई ये इलीगल है, आप इस तरह का कोई, क्योंकि ये बीएसडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसका उल्लंघन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, उन्होंने निर्णय तो दे दिया, क्या कह दिया कि आर्टिकल 368 आपको बोलता है कि आप चेंजेस करके लाइए संविधान में, बट सब्जेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स, कि हम जहां पर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा वहां हम बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जो है बीएसडी को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी करो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है ऐसा कोई कहीं पर संविधान में लिखा ही नहीं। इन्होंने जस्टिस हंसराज खन्ना ने बीएसडी बना दिया, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन इन्होंने तय कर दिया, अच्छा काम किया। तो इसकी वजह से एक लक्ष्मण रेखा हो गई, क्योंकि अगर ठीक है उस समय की सरकार हो सकता है वो जो प्रॉपर्टी ले रही थी वो विकास के लिए ले रही थी, केशवानंद भारती के जो उनके पास प्रॉपर्टी थी उसका इस्तेमाल देश के विकास के लिए किया जा रहा था, केरला की सरकार करती। लेकिन अगर ऐसे ही इजाजत दी जाए तो सरकार ऐसे भी आ सकती है, अपनी मर्जी से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएगी। तो एक लक्ष्मण रेखा खींचती, कहने का मतलब किसने, हंसराज खन्ना, जस्टिस हंसराज खन्ना ने, कि भाई आप कौन से उसमें चेंजेस कर सकते हो, कितना कर लो जहां तक आपको अलाउड है, और अगर आपने फंडामेंटल राइट्स या आपको बीएसडी को आपने उल्लंघन किया तो हम बीच में आ जाएंगे, फिर हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। तो जुडिशियल रिव्यू की जो एक थ्योरी वो इस टाइम में तैयार हुई। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।